मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों बड़ी जिसे कहते हैं ना मीगर किस्म की इकोनॉमिक कंडीशन है। मैं ब्लूमबर्ग देख रहा था और बहुत सारे जो फाइनेंशियल जिसे कहते हैं ना आउटलेट्स देख रहा था, न्यूज़ आउटलेट्स देख रहा था ताकि पता चल सके कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन दुनिया किस तरह रीड कर रही है और क्या है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग एंड देन डोमेस्टिक सोर्सेज़ एज़ वेल, जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है, वो सिर्फ़ जून इस महीने में 21.3% तकरीबन 22% पे गई है। बिकॉज़ कि कॉस्टली ऑयल जो पाकिस्तान में इस वक़्त मिल रहा है, ₹250 लीटर। आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क के अंदर जो एवरेज सैलरी है, जो गवर्नमेंट की सैलरी है, वो ₹25,000 है, ₹25,000। तो उस मुल्क में जो तेल है, वो प ₹250 लीटर है। सो इट मीन्स कि जो मसाइल हैं, वो बड़े गंभीर हो गए हैं पाकिस्तान में। आईएमएफ के साथ डील जो है, वो चल रही है, डॉलर 201 2 पे, 3 पे, 4 पे चल रहा है और जो इंटरेस्ट रेट है, उसको भी रिव्यू करने की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में। उधर आप चले जाएँ रशिया की तरफ से, जो पाकिस्तानी बैंक हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम रशिया से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी डॉलरों में हम पेमेंट नहीं कर सकते रशियन ऑयल की। जो जिसे वो कहते हैं ना कि इस जंग की वजह से जो है वो एलसीज़ नहीं खोली जाती। और ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं वो भी डरती हैं। और क्योंकि अगर ये लेटर ऑफ क्रेडिट खुलता है रशियन ओरिजिन जो क्रूड ऑयल की वजह से और तो अमेरिका की सैंक्शंस लग सकती हैं, यूनाइटेड किंगडम की सैंक्शंस लग सकती हैं, यूरोपियन यूनियन की सैंक्शन लग सकती हैं। तो पाकिस्तान की इतनी सी इकोनॉमी है और हम तो ये हमारे बैंक्स तो ये कर ही नहीं सकते। जबकि इंडिया जो है उसने आपको बताया था मैंने थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट शेयर की थी मैंने कि इंडिया ने अगर फरवरी में 1% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रहा था तो आज 20% 18% के करीब इंडिया जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है। अब रशिया जो है वो पाकिस्तान को नॉन सीरियस लेता है। उधर आप बांग्लादेश की सिचुएशन देखें तो बांग्लादेश जो है उसके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो $50 अरब के करीब चले गए हैं। और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं वो तो इस वक़्त 12-13 अरब डॉलर पे हैं। 14 12-13 अरब डॉलर पे बैठे हुए हैं। कमर्शियल बैंक के डाल के तो आप थोड़ा ऊपर चले जाते हैं लेकिन कमर्शियल बैंक से आप बाइंग तो नहीं कर सकते। वो तो बैंकों का पैसा है। सो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट सैंक्शंस का इतना हाई है कि हम रशिया से तेल भी नहीं ले सकते। बाकी ममालिक जो हैं वो तेल ले रहे हैं, वो अपनी लोकल करेंसीज़ में डील कर रहे हैं। हम लोकल करेंसी में डील नहीं कर सकते। सो हमारे जो बैंक हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई डॉलर नहीं है देने को, या हम ये नहीं कर सकते क्योंकि अगर अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगा दी, ग्रेट ब्रिटेन ने लगा दी और उन्होंने हम पे तो लगा देना। इंडिया को तो वो वेव ऑफ कर देते हैं, वो तो कॉट्स एक्ट को भी फ़ारिग कर देते हैं अगर इंडिया S-400 रशिया से लेता है। पाकिस्तान को वो कुछ नहीं, पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो हमारा बैंकिंग सेक्टर इतना छोटा है, पहले ही हम आईएमएफ के पास हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन से हमने जीएसपी प्लस स्टेटस लेना है, बिकॉज़ वो अगर जीएसपी प्लस स्टेटस लेते तो हमारी जितनी एक्सपोर्ट जो यूरोप में जाती थी कुछ 7-8 बिलियन यूरो, वो सारी की सारी 8-9 बिलियन वो कम सिकुड़ के 2-3-4 पे रह जाएगी, तो वो 3-4 बिलियन यूरो अगर हमारे पास कम होते हैं, तो हम कहाँ पे खड़े होंगे? और अभी गवर्नमेंट ने आज ये फैसला किया है कि हम जो हमारे सरकारी मुलाज़िम हैं, उनकी जो बेसिक पे है, उसको 48% तक इंक्रीज़ करेंगे। वो ऑलरेडी जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाज़िमों को पे कर रही है, लेकिन ये है कि वो उसको बेसिक पे स्केल का हिस्सा बनाने लगे हैं, जो एड हॉक अलाउंसेस मिलते थे। सो बड़ी इस वक़्त हमारे पास जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत कमज़ोर है। अब पाकिस्तान जो है वो रशियन ऑयल इस्तेमाल कर सकता है, ना तो हमारे पास उसका रिज़र्व पड़े हुए हैं, ना हमारे रशिया के साथ इधर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो जो सारा टाइम नारे मारते रहते थे इमरान खान साहब कि हम रशिया से तेल ले सकते हैं, ना हमारे पास इतना के रिज़र्व पड़े हुए हैं कि हम अपना उस अगर वहाँ से उसको आता है तो हम रिफ़ाइनरियाँ लगा सकें। कोई रिफ़ाइनरी हो जो तेल लगा सके, उसको बना सके। उसको क्रूड ऑयल को जो है वो अच्छे वाले ऑयल में कन्वर्ट उसको क्रूड ऑयल को साफ़ करके, तो वो आपका जो यूज़ेबल ऑयल है उसमें कर सकें। अब ये है कि ये जो जिसे आप कह लें कि रशिया से जब चीज़ें आती हैं तो फिर आपको पता है कि वो आजकल फ्रेट चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर टाइम भी बहुत लगता है, तो ये सारी सप्लाई चेन का साइकिल होता है जो कि कंप्लीट होगा क्योंकि मेरे ख़्याल है रशिया से तेल आते हुए 28 से 35-36 दिन लगते हैं
और फिर वो जब आएगा, फिर वो क्रूड ऑयल जो है वो कार्गो में उसमें आएगा, फिर वो साफ़ होगा, फिर जब तक इस्तेमाल होगा, तो ये तो सारा साइकिल डिपेंड करता है। और फिर हमारे बैंकों के लिए तो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। उधर बांग्लादेश देखें कि उसने अपने 50 अरब डॉलर के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कर लिए हैं और हम वहीं बैठे हुए हैं और ये बातें कर रहे हैं कि हमने आईएमएफ के पास जाना है कि आईएमएफ के पास नहीं जाना और किस मुस्लिम ममालिक से क्या पैसे लेने हैं। ये जो जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये एलीट कैप्चर रहा है इस मुल्क का। एलीट कैप्चर थी, बोरोड ग्रोथ थी और ये सारी की सारी ये बोरोड ग्रोथ हमें बताते थे और कहते थे कि मुल्क बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। मैं सिंपली आज किसी से बात कर रहा था कि अभी तो हमें आज़ादी मिली, तो हमने सारा पैसा जो है वो अपना सिक्योरिटी पे लगाना शुरू कर दिया और हम वेलफेयर स्टेट की बजाय सिक्योरिटी स्टेट बन गए। जब हम सिक्योरिटी स्टेट बने तो हमारा वहीं से तो हमारा जो है वो सवाल नीचे हो गया। तो फॉर अ मोमेंट तो हमने सर्वाइवल कर ली कि हमारे पास जो है बाहर से कोई खतरा नहीं है। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और फिर हमारा जो है वो इकोनॉमी ने तो जी पट्ठा पाता साडा। अब हमने यहाँ से आगे कैसे जाना है ये तो क्वेश्चन है, यही तो बात करनी है। और सियासतदान है वो जलसे पे जलसे, जुलूस पे जुलूस निकाल रहे हैं। आज के ज़माने में पाकिस्तान में क्या जिधर ₹250 लीटर पेट्रोल हो, क्या जलसे जुलूस जो हैं और सड़कों पे लोगों को इकट्ठा करना अक्रॉस द कंट्री और कहना कि आओ मेरी बात सुनो। सिर्फ़ इस बात पे अपनी बात सुनाने के लिए करोड़ों रुपए का पेट्रोल ज़ाया कर देना, ये कौन-सी अक्ल है? ये तो फिर वो श्रीलंका वाला हिसाब होना चाहिए ना कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ही बंद कर दें और सिर्फ़ सरकारी ट्रांसपोर्ट हो। पाकिस्तान में तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान जितना जितनी कंजेस्शन है यहाँ पे, आबादी जितनी ज़्यादा है यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं है, तो सरकार किस तरह चलेगी? तो हमें तो बड़ा फूँक-फूँक के कदम रखने हैं और हमें प्लान करना है कि हमें आइंदा किस तरफ जाना है और क्या करना है। अब ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ₹115 के ₹100 के करीब जो पेट्रोल कीमत बढ़ी है और ये इस महीने, इस साल ये कीमतें और ऊपर जानी हैं। फूड इन्फ्लेशन हमारे पास 28 जो परसेंट बढ़ी है। जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो 62-63% बढ़े हैं जून के अंदर। दिस इज़ व्हाट द डाटा शोज़, दिस इज़ व्हाट द ये जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो कह रहा है ये। आप देखिए ना कि लार्जली ये कभी भी 12-13, 12-13 पे 1 साल में 10-12 पे कभी इससे ज़्यादा नहीं हुई थी। 2020-21 में इन्फ्लेशन बड़ी कम हो गई थी पाकिस्तान में, 6% 7% पे आ गई थी। अभी आप देखें कि आप डबल डिजिट जो है वो चल रहे हैं और ये रुकने का नाम ही लिए पाकिस्तान की तारीख की कहते हैं सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है वो अभी हुई हो रही है। आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे गिरी हुई है। अब अगर 100% के हिसाब से आपने जो कीमतें बढ़ा दी हैं, ऊपर से हमें 41 अरब डॉलर चाहिए ये फिस्कल ईयर चलाने के लिए, $41 बिलियन। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुल्क जो है वो किधर जा रहा है। उधर बांग्लादेश है, हमसे ही आज़ाद हुआ था, हम देख लें किधर है। पिछले साल उन्होंने $200 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी, फैसिलिटी दी श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका को उस वक़्त फॉरेन एक्सचेंज ये तो शायद बच-बुच जाएगा लेकिन वो नहीं बचा। आप देखें ना कि वो किस तरह अमेरिकन जो थे अ अमेरिकन साबिक अमेरिकन सदर जो रिचर्ड निक्सन थे, वो कहा करते थे कि जो बैक इन 1971 उन्होंने कहते थे जी बांग्लादेश है ना, ये एक बास्केट केस है और हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन ये इस तरह एक्सप्लेन किया करते थे। और आप देख रहे हैं कि ब आज बांग्लादेश जो है वो बास्केट केस है, $50 अरब की फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है। क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ ठीक थी। वो काम करते रहे, वो मेहनत करते रहे, वो तरक्की करते रहे, उन्होंने लत्तां इधर-उधर नहीं फसाईयां। असां इधर भी लत्त फसाई, उधर भी लत्त फसाई, इत्थे भी फसे हैं, उधर भी फसे हैं। चीनी हमसे नाराज़ होके बैठे हुए हैं। कल ये जो चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ था, ये जो पोलिट ब्यूरो के जो मेंबर आए हुए थे, वो सारा टाइम वो अपनी बता के गए हैं, रिज़र्वेशंस बता के गए हैं कि आपके हमारे मामलात कहाँ पे खड़े हुए हैं और हमने आगे मुस्तकबिल में किस तरफ जाना है। बांग्लादेश के साथ तो वो कह रहे हैं ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते। हमारे पास ज़रा-सा पैसा आना शुरू कर जाए, हम जो है ना वो पैसा इधर ला, उधर ला और इस तरह करके हम निकल जाते हैं। सो ये पाकिस्तान की जो पोज़ीशन है कि अब एक्सपोर्ट बांग्लादेश की बढ़ रही है, एक्सपोर्ट इंडिया की बढ़ रही है और हम जो है ना चाइना की बढ़ रही है और हम जो है ना वो बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि बाहर से कहाँ से उम्मीद आएगी और हम कैसे चीज़ें कर पाएँगे। और हम हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं?
हमें क्या पाकिस्तान की जो एलीट है वो तो ये कहती है कि अगर हम वेस्ट के साथ एंगेज रहेंगे तो हम तरक्की कर पाएँगे। बिल्कुल सही कहती है कि अगर हम वेस्ट के साथ एंगेज रहेंगे तो तरक्की कर पाएँगे। लेकिन इसके साथ-साथ अपनी प्रायोरिटीज़ भी चेंज करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ़ वेस्ट के साथ आप एंगेज रहेंगे तो आप ठीक चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? प्रायोरिटीज़ क्या है? सिक्योरिटी है, प्रायोरिटीज़ क्या वेलफेयर स्टेट है, प्रायोरिटीज़ ये है कि आपने बस पैसा फ़िज़ूल खर्च करना है इधर-उधर। क्या प्रायोरिटी क्या है आपकी? आपने किस तरफ खड़े होना है? हम कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। हम न्यूट्रल अच्छे हैं, चीनी भी नाराज़ है, अमेरिकन भी नाराज़ है, रशियन भी नाराज़ है। ये तुम्हारी न्यूट्रैलिटी है और अगर हम किसी एक तरफ हो जाएँ तो हम क्या होंगे? जब जब यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे अफ़गानिस्तान में, उस मौके को हमने गँवा दिया और हमने कहा शायद ये मौका सदा रहना है। ये हालात सदा रहने हैं कि जो अफ़गानिस्तान में जंग लगी रहनी है, ये वॉर एंड टेरर चलती रहनी है। अभी देख लेना और पाकिस्तान को बार-बार आप ये तो कभी जो लोग हमारे लोग मिलते हैं, कभी जो बड़े जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिले तो बाहर के पता चले। वो कहते हैं शायद पाकिस्तान ये समझता है कि हम दुनिया का सेंटर में हैं या अफ़गानिस्तान जो है इसने हमेशा दुनिया के सेंटर में रहना था। ना अफ़गानिस्तान दुनिया के सेंटर में है, ना पाकिस्तान दुनिया के सेंटर में। दुनिया की अटेंशन कहीं और चली गई है। दुनिया आपको छोड़-छाड़ के कहीं और मसरूफ़ हो गई है। और हम वही हाथ फैला के बैठे हुए थे कि आज आएँगे पैसे, कल आएँगे और मामलात ठीक होंगे, ये होगा, वो होगा। सो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक कंडीशन में अभी हम चले गए हैं। इंतहाई खतरनाक कंडीशन में चले गए हैं। देखिए आपकी जिस मुल्क में इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो नीचे गिर रही है। लिटरेसी रेट में प्रॉब्लम है। सरकारी स्कूलों के पास पैसा नहीं है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, एक-दूसरे को बुला-भला कहना, अदालतें जो हैं वो माइक्रो मैनेज कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के मामले में और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, वो प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर जाती है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, मुल्क का माहौल जो है, हम तो आपस में जिसे कहते हैं ना गुत्थम-गुत्था हुए पड़े हैं और एक-दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। तो असल चीज़ जो ये है कि एक प्रॉपर नेशनल डायलॉग होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि सब स्टेक होल्डर बैठे और मुस्तकबिल तय करें कि हमने किधर जाना है। ताकि लोग कारोबार हो, ताकि तरक्की हो, ताकि रिज़्क पैदा हो, ताकि पैसा पैदा हो। अगर पैसा पैदा ना हमने किया, तो हमारी कंडीशन जो है वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। हम बड़ी मुश्किल में फँस जाएँगे। सो मैं तो एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इमीडिएटली जो है, वो अपनी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, गैर रवायती सिक्योरिटी पे दें। क्योंकि पाकिस्तान में सारी ज़मीनें जो हैं, वो प्रॉपर्टी डीलरों के पास हैं। सारी ज़मीनों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। सारी ज़मीनें जो हैं, वहाँ पे मैं एक उस जगह से मेरा ताल्लुक है, जहाँ पे कभी फसलें उगा करती थी हमारी ज़मीनों पे। आज हमारी ज़मीनों में प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो प्रॉपर्टी डीलरों ने खरीद ली हैं। और जहाँ पे गंदम और चावल उगता था, दुनिया का जो बेहतरीन चावल है, वो मेरे गाँव में और मेरे उस डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में तो दुनिया का बेहतरीन जिसे आप बासमती चावल कहते हैं, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में बनता है वो, उगता है। लेकिन वो अब वहाँ पे क्या है, वो उधर हमने प्रॉपर्टी वो हमने घर बनाने शुरू कर दिए हैं, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी। वर्टिकल हाउसिंग का भी हमें ख़्याल नहीं है कि वर्टिकल हाउसिंग की तरफ ही चले जाएँ कि मुल्क की ज़रूरत क्या है? अब जो मैं फूड सिक्योरिटी के मसले होने हैं। अब जो हमारे साथ जब फूड सिक्योरिटी होगी तो अब आप इमेजिन करें ना कि वो कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी। अगर मैं अपने गाँव में जब एक गाँव में जिसे कहते हैं ना ये बेसिकली जो मसाइल है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मसला है ना सारे का सारा। एक गाँव में जो ज़िम्मेदार होता था वो गंदम लगाता था, चावल लगाता था, तो वो इर्द-गिर्द वो गंदम और चावल डिस्ट्रीब्यूट करता था और सस्ती मिल जाती थी गंदम। किसी के घर से जाके आज जब गंदम आपको लेके आनी पड़ेगी 50 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर से। और वो भी आपको आटा लेके आना पड़ेगा एंड प्रोडक्ट। तो जिसने वैल्यू एडिशन की है वो तो पैसा कमा रहा होगा। किसान जो है वो जो ₹300 लीटर डीज़ल लेके पाकिस्तान में फसल उगा रहा है वो तो उसके इसके ऊपर तो हम सोच ही नहीं रहे। ये बढ़ती हुई आबादी के ऊपर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर तो हमारा ध्यान ये है हमारा खतरा। ये वो टाइम टिकिंग बॉम्ब्स हैं जिनके ऊपर अगर हमने ध्यान ना रखा तो हमारे हालात और ख़राब हो जाएँगे। आबादी बढ़ रही है, रिसोर्सेज़ और चाहिए, तेल चाहिए, खाना चाहिए क्योंकि हम तो इस चीज़ में हमारा तो जो खुर्दनी तेल है वो मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है। सो हमें जब जिस चीज़ ने मारना है ना, वो इस चीज़ ने मारना है कि हम हर चीज़ इम्पोर्ट पे हम तो नेट इम्पोर्टर बन जाएँगे और बन चुके हुए हैं कि सिर्फ़ हमें एनर्जी नहीं बाहर से चाहिए, खाने-पीने की चीज़ें भी बाहर से चाहिए और एक्सपोर्ट करने के लिए है, कुछ नहीं।
वेरी सीरियस पॉइंट एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी जो है वो सरकार जो है इस पे ध्यान देगी। लेकिन अगर हमने इसी तरह सियासत करते रहे हर काम में, हमारे अदारे भी सियासत करें, हमारी जुडिशरी भी सियासत करे, सियासी जमातें भी सियासत करें, अवाम भी सियासत करे, मीडिया भी सियासत करे, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए इक्तिसादी तरक्की के लिए, वरना कोलैप्स कर जाएगी हर चीज़, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे एंड आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा। जो होगा वो तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ट्रैजेक्टरी ठीक नहीं है। वो जो ट्रैजेक्टरी जो होती है ना वो ठीक नज़र नहीं आ रहा एंड आई एम श्योर कि कोई ना कोई है जो हमें इंटरनली ये सोच रहा है कि एक प्रॉपर नेशनल डायलॉग चाहिए, जिसमें सियासत को ख़त्म करके इक्तिसादियात का ध्यान दें। ये ना हो कि बहुत लेट हो जाए और फिर नेशनल डायलॉग की भी कोई वैल्यू ना रहे। थैंक यू वेरी मच।